चलिए, टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल। ओके, प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है भाई, बताइए। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे, हमारे लेक्चर हिंदी में होंगे। पंकज रावत जी वीडियो ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो आप क्या कर सकते हो, माइक ऑन करके आप वीडियो सॉरी माइक ऑन करके आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए क्लियर है, ठीक है। सभी को स्क्रीन विजिबल है और अच्छे से सुनाई दे रहा है, राइट। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बताइए, क्या है प्लास्टिक मटेरियल, अपने लैंग्वेज में आप बताइए, अपनी भाषा में परिभाषा दीजिए एक छोटी सी। ये प्लास्टिक मटेरियल बेसिकली क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा। बेसिकली क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, आप बोल सकते हो पॉलीमर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मेनी रिपीटेड यूनिट्स, कई रिपीटेड यूनिट से बना होता है। ठीक है, इस कारण से बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता, इस तरह से ऐसा बोल सकते हो आप। तो प्लास्टिक मटेरियल की हम लोग केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे ज़्यादा, हम लोग डीपली इसको नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि प्लास्टिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। ओवरऑल हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं प्लास्टिक मोल्ड के बारे में, राइट। कि इसका मोल्ड कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मोल्ड। इसका मोल्ड किस तरह से बनाएंगे हम लोग, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, प्लास्टिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, चलो। तो बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल, हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं। कौन कौन से प्लास्टिक मटेरियल होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, एक होता है थर्मोसेट मटेरियल। अगर प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, एक क्या है, एक क्या है थर्मोप्लास्टिक और एक है थर्मोसेट। ठीक है, जनरली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग मटेरियल हम इसको क्यों बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक को, वाई, क्यों हम लोग थर्मोप्लास्टिक को इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में या फिर इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का मैक्सिमम यूज किया जाता है। दैट्स वाई इसको हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल बोलते हैं, राइट। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट दो कैटेगरी है प्लास्टिक के बारे में, भाई इतना भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जनरली। अच्छा, प्लास्टिक मटेरियल बेसिकली कहाँ से आया, प्लास्टिक मटेरियल था तो, लेकिन कहाँ से आया जनरली। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक सबसे थर्मोप्लास्टिक के लिए जो सबसे पहले कंपोनेंट बनाया गया था ना, वो था एक बॉल। क्या था, एक बॉल। उसमें कुछ नहीं, सिंपल मैकेनिज्म था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल लिया है, इसके बाउंडेड मटेरियल लिया है जिसमें हम प्लास्टिक को जो बांध के रखेगा, राइट। उसके आसपास हम लोगों ने यहाँ पर कूलिंग कराया, आसपास कूलिंग कराया और इसके अंदर क्या भर दिया, इसके अंदर मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल को भर दिया बाय द प्लंजर। ठीक है, एक पिस्टन के थ्रू हम लोगों ने क्या करा, प्लास्टिक मटेरियल को इसके अंदर भर दिया और एक बॉल बन के तैयार हो गई, एक बॉल बन के तैयार हो गई। तो सबसे पहला प्लास्टिक जो मोल्ड बोल सकते हो ना आप, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो इसको बोल सकते हो। ठीक है, इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को आप जनरली क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वर्टिकल मोल्डिंग मशीन। क्या बोलोगे उसको, वर्टिकल मोल्डिंग मशीन, राइट, वर्टिकल बोलोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो इंजेक्ट कैसा हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें हॉरिजॉन्टली अगर मटेरियल इंजेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल बेसिक है भाई, बिल्कुल बेसिक है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये जो वो मोल्डिंग मशीन जब इजाद हुई ना, बेसिकली ये कब आई, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, जरा सा, ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आई। कब आई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे क्या है, जब मेटल की शॉर्टेज हो गई थी, मेटल मेटल खत्म हो गया था, तो एक विदेश में, जर्मनी में, वियतनाम में, जहाँ पर मेटल खत्म हो गया, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड खत्म हो गया ना, तो वहाँ पर मेटल की कमी आ गई। और मेटल के जो कंपोनेंट वगैरह हैं, थाली है या फिर कोई भी चीजें, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, वो क्या है, महंगे बिक रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को ईजाद किया, प्लास्टिक को वहाँ पर देखा कि प्लास्टिक के मटेरियल क्या है, प्लास्टिक का जो कंपोनेंट रहेगा वो मास प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पर उसका क्या है, प्राइस गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, तो वहां पर प्लास्टिक के कंपोनेंट ज्यादा बिकने लग गए फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट और फॉर द किचन वेयर प्रोडक्ट आप बोल सकते हो जनरली, राइट। समझ में आया, ठीक है। ये बेसिक चीज समझ में आई, बिल्कुल बेसिक चीज थी। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है प्लास्टिक मटेरियल क्या है और प्लास्टिक मटेरियल को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेट प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेट, टेल मी। भाई इतना तो सभी को पता होगा,
थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार मेल्ट कर देंगे ना तो उसको सॉलिड कर लेंगे, सॉलिड करने के बाद फिर से उसको मेल्ट करके फिर से सॉलिड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये रिसाइकल मटेरियल है। क्या है ये, रिसाइकल मटेरियल है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन ये जो थर्मोसेट मटेरियल है, ये एक बार आप जब इसको मेल्टेड कर दोगे, मेल्ट करने के बाद जब सॉलिड हो जाएगा ना, इसका सॉलिड विल बी द ब्रिटल, सॉलिड विल बी द ब्रिटल। इसका सॉलिड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा। अगर आप इसको कोशिश करोगे ना मेल्ट करने की, तो ये वापस फिर से मेल्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वंस शेप्ड कैन नॉट बी मेल्टेड अगेन। लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली। इसीलिए हम लोग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल भी बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो बताओगे मुझे जरा। पीपी, पीसी, राइट, एबीएस, ठीक है, सभी को पता है ये पी है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, डोंट वरी, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को पता है इतना। ठीक है, पॉम, पैट, ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट, एक्रोनाइटाइल, ब्यूटाडाइनस्टेरीन, पॉलीअमाइड, ठीक है, पॉलीऑक्सीमिथाइल, और ये यहाँ पर क्या है, पैट, पॉलीइथिलीन टेट्राएथिलीन। ये क्या है, कुछ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जिसको आप वर्जिन मटेरियल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वर्जिन मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज मिली नहीं है। इसके अंदर मतलब बोल सकते हो कि ये, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर मटेरियल है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, एक क्या ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, और नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालिए प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन। क्या डालोगे, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन। और जो भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेट के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। मैंने आपको पीपी का श्रिंकेज बताया है कि अबाउट टू 1 to 2% हम लोग इसका श्रिंकेज ले सकते हैं। या फिर कोई भी मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, तो आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे उसके अंदर, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो लाइव लेक्चर के दौरान जो मैं बताता हूँ, उसको नोट्स कर लोगे तो वो आपके एक नोट्स क्रिएट हो जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे, राइट। जैसे हम लोग जब बच्चे थे ना, तो हम लोग कैसे नोट्स बनाते थे, या फिर इंजीनियरिंग में थे तो हम लोग कैसे नोट्स बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही, राइट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, इतना समझ में आया जितना मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को क्या बोलते हैं भाई, इंजीनियरिंग मटेरियल। तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल ही वो मटेरियल है जिसका हम लोग क्यों, क्या, किस चीज में यूज करने वाले हैं, फॉर द मोल्डिंग, फॉर द मोल्डिंग। किसी भी तरह की मोल्डिंग को करने के लिए प्लास्टिक मोल्ड में अगर बात करेंगे तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की ही बात करने वाले हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ओके, ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मटेरियल हो, मैं चलो प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक को ना लेकर मैं कोई दूसरा मटेरियल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेटल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, मेटल। अब मेटल में चलो बोलो एमएस ले लो, या P20 ले लो, या फिर आपको एसएस ले लो, या कोई भी मटेरियल ले लो। अगर इसको, मटेरियल को भी अगर मैं मेल्ट करूंगा, मटेरियल को अगर मैं मेल्ट करूंगा, और मेल्ट करने के बाद फिर से जब मैं इसको ठंडा करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, श्रिंक होगा। भाई कोई भी चीज हो, वो ठंडा होने पर अंदर की तरफ श्रिंक होती है ना, अंदर की तरफ श्रिंक होती है ना, वो होती है ना, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं अभी मेटल की बात कर रहा हूँ, इवन दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, अगर अगर आप उसको उसको गर्म करोगे और मेल्ट करने के बाद उसको फिर से ठंडा करने की कोशिश करोगे ना, तो वो अंदर की तरफ क्या करेगा, श्रिंक करेगा। जैसा वो शेप लेगा उसके हिसाब से वो अंदर की तरफ श्रिंक करेगा। तो यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल भी वही एक मटेरियल ही है, तो ये भी श्रिंक करना चाहिए, करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो, नाम बताइए कौन आया लेट। हेलो, बताइए नाम। आप अपना माइक ऑन करके कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी पूछ सकते हो, वीडियो को ऑफ कर लीजिए। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो माइक को ऑन करके क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी है, अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल को हम लोग कितने के भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट के बीच में क्या अंतर है, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेट क्या होता है कि एक बार जब आपने इसको सॉलिड कर दिया तो ये फिर से मेल्ट नहीं हो सकता। ओके, अब इस बात कर रहे हैं हम लोग श्रिंकेज वैल्यू के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई सा भी मटेरियल हो,
कोई सा भी मटेरियल हो उसके अंदर एक श्रिंकेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो भाई प्लास्टिक मटेरियल के अंदर भी श्रिंकेज वैल्यू होगा, पक्की बात है, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल के अंदर भी श्रिंकेज वैल्यू होगा, राइट। चलो मान के चलो, मैंने क्या करा, एक फॉर एग्जांपल एक मोल्ड लिया, उस मोल्ड का जो शेप है ना वो कुछ इस तरीके का शेप है। कैसा शेप है? रेक्टेंगल शेप है, ओके। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं एक मटेरियल भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं मैं इसके अंदर? इसके अंदर भाई दूसरे कलर का मटेरियल भर देते हैं, ग्रीन कलर का मटेरियल भर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मटेरियल भर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारे जो एक्चुअल कंपोनेंट का जो साइज है, मान के चलो मेरे पास ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का जो साइज था ना, वो साइज था मेरे पास 100/100। कितना था? 100 चलो 100/50 कितना था? 100/50, समझते हो ना भाई? 100/50 मतलब अगर 100, ये 100 mm है ना, ये 100 mm है, ये क्या है? 50 mm है, ठीक है। सभी समझते हो यूनिट तो, ठीक है। तो ये है इसका इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब इसका बेसिकली क्या है, सांचा बोल सकते हो आप, ठीक है। इसकी कोर और केविटी भी बनाना चाहोगे, कोर और केविटी भी बना दूं। ये जैसे कि मान के चलो ये इसका क्या है, ये इसका कैविटी है फॉर एग्जांपल, ये इसका कोर है और ये इसका सांचा है, ये इसकी वो है, बोल सकते हो एक सांचा है, कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर मुझे मटेरियल भरना है, तो मैंने इसका सांचा बनाया 100/100 का, सॉरी 100/50 का मैंने इसका सांचा बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, प्लास्टिक मटेरियल को फील करा भाई। चलो मैं इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल को फील करता हूँ। जब मैंने इसके अंदर पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल को फील कर दिया ना, फील करने के बाद फिर मैंने इसको क्या करा, इसको मेरे को ठंडा करना पड़ेगा भाई। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा ना। तो यहां से मैंने इसको कूलिंग पाइप लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल कूलिंग पाइप लगा दिए और मैंने इस मटेरियल को ठंडा कर दिया। अब ड्यूरिंग द, आप बोल सकते हो जब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा होगा, ठंडा होने पर ये क्या होगा, ठंडा होने पर ये होगा श्रिंक, ये होगा मटेरियल होगा श्रिंक, श्रिंक अंदर की तरफ होगा, श्रिंक, श्रिंक होगा। अब मान के चलो मेरे को डायमेंशन कितने चाहिए थे, 100/50 के, ठीक है। मेरे को यहाँ पर डायमेंशन क्या मिले, 99/49, क्या मिले, 99/49। इसका मतलब मेरा कंपोनेंट तो फेल हो गया, हो गया फेल। आया समझ में? ठीक है, क्यों, मतलब ये श्रिंक क्यों हुआ, क्योंकि मटेरियल की भाई प्रॉपर्टी होती है कि वो जब गर्म करोगे, गर्म करने के बाद जब उसको आप ठंडा करोगे ना, तो क्या होगा, वो श्रिंक होगा। मैंने तो 100/100 के सांचे में ही मैंने उस मटेरियल को डाला था, लेकिन वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। श्रिंक होने के बाद वो क्या बना, 99/49, ठीक है। डायमेंशन मुझे क्या चाहिए थे, 100/50 के, लेकिन हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मतलब मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो सांचा है ना, मुझे 1% से बढ़ाना पड़ेगा। 1% से अगर मैं इसका सांचा बढ़ाऊंगा, इसका इंक्रीज कर दूंगा, अगर इस सांचे के अंदर मैं मटेरियल को अगर फील करूंगा, भरूंगा, तो ये श्रिंक होने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, श्रिंक होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 100/50 मिलेगा, 100/50 मिलेगा। मतलब अगर जनरली अगर मैं देखा जाए तो ये मुझे 101/51 का करना पड़ेगा। अभी चलो जनरली मान के चलो 101/51 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 100/50 का मुझे डायमेंशन मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं श्रिंकेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं श्रिंकेज वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रिंकेज वैल्यू मैंने आपको बताई है, इस श्रिंकेज वैल्यू को मुझे उस कंपोनेंट में ऐड करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट में मुझे ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग कोर कैविटी बनाएंगे। मतलब उस कंपोनेंट की कोर और कैविटी, उस कंपोनेंट की कोर और कैविटी उससे क्या होगी, कंपोनेंट से बड़ी होगी। आया समझ में? कंपोनेंट की जो कोर और कैविटी होगी, कंपोनेंट का जो सांचा होगा, वो क्या होगा, कंपोनेंट से बड़ा होगा। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? ये वाला पोर्शन है सांचा है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो भाई इस श्रिंकेज को देने के लिए, जैसे मान के चलो हर मटेरियल के अंदर कुछ श्रिंकेज होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीपी का बताया था, पीपी का श्रिंकेज कितना होता है, 2% लेके चलो, ठीक है, 2% लेके चलो, 2% श्रिंकेज है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है श्रिंकेज प्रोवाइड कराने का। जैसे कि मान के चलो श्रिंकेज बाय द स्केल बॉडी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, स्केल बॉडी के थ्रू हम लोग क्या देंगे, श्रिंकेज देंगे, ठीक है। तो श्रिंकेज वैल्यू जितने परसेंटेज है वो 2% मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज +1, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाय 100, ओके, फिर +1। तो ये जो वैल्यू रहेगी, इसमें जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.02। कितनी मिलेगी, 1.02। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये किसके अंदर रखेंगे हम, ये रखेंगे उस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब वो जो कंपोनेंट है, अगर कंपोनेंट का रियल साइज है वो इस तरह का है, ठीक है, तो उसका सांचा कितना बनेगा,
उसका साँचा कितना बनेगा, 1 मिनट, उसका साँचा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ, इजी था। हम्म स्केल करेंगे, बिल्कुल कंपोनेंट को हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हमको जो एक्चुअल डायमेंशन चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है, जनरली अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर किसी का प्लास्टिक मटेरियल, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की अगर बात करूं, तो उसका श्रिंकेज जो रेंज होता है ना, वो 0.2 से लेकर 2% तक होता है। कितना होता है, 0.2 से लेकर 2% तक होता है। लेकिन बेसिकली क्या है, हर मटेरियल के लिए जो श्रिंकेज वैल्यू होता है ना, वो अलग अलग होता है, बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और आप उसको बोलते हो कि उसकी जो अंदर की बनावट है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, उसके कारण वो क्या होता है, उसकी श्रिंकेज वैल्यू कम और ज्यादा होती है। राइट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एक बार समझ लेना, श्रिंकेज डिवाइड बाय 100 प्लस 1। ठीक है, श्रिंकेज डिवाइड बाय 100 प्लस 1। ठीक है, इसको कैसे देख करते हैं कैलकुलेटर से, जैसे फॉर एग्जांपल श्रिंकेज वैल्यू किसी कंपोनेंट का कितना है, 1.5% है, तो 1.5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना हो गया, नहीं क्यों हुआ, 1.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे ना भाई, तो 0.015। ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्लस 1, 1 में प्लस कर देंगे, वी विल गेट दिस वैल्यू, वी विल गेट 1.015, 1.015। वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इनटू द स्केल बॉडी, स्केल बॉडी के अंदर, इसके अंदर डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, कितनी डालना पड़ेगी, 1.015। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बारे में भाई क्लियर होगा, मुझे बता देना अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लीजिए। ओके, पेन और कॉपी और ले ली, नोटबुक वगैरह एक ले ली, खरीद ली। ठीक है भाई, लेकर रख लेना। ठीक है, जरूरी है भाई, कोर्स के एंड में मैं आपसे आपकी नोटबुक मांगूंगा, फेयर कॉपी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यूनिट थोड़ी बहुत तो सबको पता हो, हाँ बताइए, पूछिए। थर्मोप्लास्ट, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऑफकोर्स पहले जो इलेक्ट्रिकल जो वो बनते थे ना, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट बनते थे, ठीक है, बेसिकली क्या, हाँ बेकेलाइट वगैरह मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल उसके बनते थे, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि वो थर्मोसेट मटेरियल होता था, क्योंकि उसको एक बार यूज करते थे हम लोग, लेकिन फिर क्या है कि धीरे धीरे क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का यूज करने लग गए, क्योंकि अगर वो एक बार खराब हो जाएगा तो उस मटेरियल का हम तो यूज तो नहीं कर सकते ना फिर दोबारा, लेकिन अगर उसका यूज कर सकते हैं तो वहां पर फायदा है कंपनी को। फिर से जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो मेरे पास दो कंपोनेंट मैंने बनाए थर्मोसेट मटेरियल के, ठीक है, दो कंपोनेंट मैंने बनाए, और इसके लिए मैंने क्या करा है, इसके लिए मैंने एक रनर बनाया, यहाँ से मैंने रनर बनाया, और इस रनर को इसके साथ मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसको मैंने इसके साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमारा कंपोनेंट तो दो बन के तैयार हो गए, चलो ठीक है, दोबारा इसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो बात तो है ही। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक और चीज होगी, ये जो फीड सिस्टम होगा, कौन सा फीड सिस्टम, ये जो फीड सिस्टम होगा ये वाला, ये भी वेस्टेज जाएगा, ये भी वेस्टेज जाएगा, तो भाई मटेरियल का तो वेस्ट हो रहा ना यहाँ पर। लेकिन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में अगर ये फीड सिस्टम है, तो ये फीड सिस्टम को वापस से क्रंचिंग मशीन में डालेंगे, इसको छोटे छोटे पैलेट्स बनाएंगे हम लोग, और वापस से हॉपर में डाल देंगे, मशीन में डाल देंगे, भाई वापस से पिघल जाएगा, ये पिघल के वापस से कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आया समझ में। हाँ, चलो मैं वो आपसे बात करूंगा, पहले हम लोग थर्मोप्लास्टिक के बारे में देख लें। हम्म जी ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिकली क्या, उसका पॉरिंग मटेरियल होना चाहिए। पॉरिंग मटेरियल मतलब होता है वो साफ करने के लिए। ठीक है, हर एक का क्या है, एक वैल्यू होती है, हर एक मटेरियल की एक क्या होती है, श्रिंकेज वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक की एक डेंसिटी होती है, हर एक की चीज होती है, तभी तो वो कैटेगराइज होता है उस मटेरियल में। पहले अभी इसको समझे पहले, ठीक है। चलो अब मुझे मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि 1 mm मतलब हाउ मच माइक्रोन, 1000 सभी, 1000 सभी पक्का है। ठीक है, कितना होगा, 1000 माइक्रोन। ठीक है, 1000 माइक्रोन। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज में और में, ठीक है, तो एबीएस मटेरियल की, या यहाँ पर जो मैं श्रिंकेज वैल्यू बात करूंगा ना किसी भी मटेरियल की, तो हमेशा यहाँ पर ये एक चीज याद रखना कि अगर मैं श्रिंकेज वैल्यू बात कर रहा हूं तो वो किस में बात कर रहा हूं, परसेंटेज में। किस में बात कर रहा हूं, परसेंटेज में। ओके,
चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज और दो वैल्यू देके रखी है, ठीक है। अगर एबीएस की अगर मैं बात करूं तो एबीएस की वैल्यू क्या है, 0.4 से लेकर 0.6%। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं श्रिंकेज की ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, ऑफ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, वर्जिन मटेरियल है। क्या है, वर्जिन मटेरियल, मतलब इसके अंदर कोई भी दूसरे मटेरियल की मिलावट नहीं है, राइट। ठीक है, तो प्योर मटेरियल है। क्या है ये प्योर मटेरियल है। तो प्योर मटेरियल की जो श्रिंकेज वैल्यू कितनी है, 0.4 टू 0.6%। ठीक है, मतलब ये भी एक कैटेगरी है, मतलब ये बोल सकते हो ना कि इसको आप बोल सकते हो कि ये एक रेंज में। क्यों है रेंज में, कारण क्या है रेंज में होने का, देखो सीधा साधा एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने ना शक्कर खरीदी, आपने उसी शक्कर को ना 3 दुकान से खरीदा। भाई यहाँ पर आपने शक्कर ली, यहाँ पर आपने शक्कर ली, यहाँ पर शक्कर ली, यहाँ पर आपकी 30 रुपए किलो हुई, या यहाँ पर आपकी 29 रुपए किलो हुई, यहाँ पर आपकी 28 रुपए किलो हुई। लेकिन यहाँ पर अगर रेट में अगर डिफरेंस आया तो यहाँ पर भाई शक्कर में भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो वो दे रहा है। उसी तरीके से प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक भी आप एक शॉप से खरीदो, दूसरी शॉप से, तीसरी शॉप से खरीदो, भाई कहीं से अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप उसको प्रीफर करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 से लेकर 0.6% तक की कहीं पर भी उसकी श्रिंकेज वैल्यू हो सकती है उस मटेरियल में, अलग अलग में, राइट। हाँ, समझ में आया इतना, ठीक है। और इसी को अगर मैं परसेंटेज को अगर मैं एमएम में कन्वर्ट करूं तो 0.4% मतलब 1000 का 0.4% मतलब कितना हुआ, व्हाट विल बी द 4 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, राइट। 4 माइक्रोन मतलब कितना हुआ, 0.004 mm। मतलब 1000 माइक्रोन मतलब 1 mm में कितना, 1 mm में ये कितना श्रिंक होगा, 4 माइक्रोन श्रिंक होगा भाई। ठीक है, आया समझ में, 4 माइक्रोन श्रिंक होगा। अच्छा 10 mm में कितना श्रिंक होगा, 40 माइक्रोन। 10 mm में 40 माइक्रोन श्रिंक होगा, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखो पॉलीस्टीरीन पीएस की वैल्यू है, पीएस वैल्यू 0.5 टू 0.6%। नायलॉन की है पी है। नायलॉन को देखो, नायलॉन का कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी किसी ड्राइंग वगैरह में अगर आप देखोगे ना तो नायलॉन को बोलते हैं पॉलीअमाइड, और नायलॉन 6 और नायलॉन 6 बिकॉज ऑफ द ग्रेड होता है, वो अलग अलग ग्रेड होते हैं, उसके अंदर कुछ कंपोजिशन मिलाए जाते हैं ना, इस कारण से उसका क्या हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है थोड़ा सा। तो नायलॉन और पॉलीअमाइड, पी है मतलब पॉलीअमाइड, नायलॉन और पॉलीअमाइड दोनों एक ही मटेरियल है, ओके। ठीक है, तो ये 1 टू 2.5% भाई, इसका श्रिंकेज वैल्यू देखो ज्यादा है, अच्छा है। ठीक है, एक्रेलिक मटेरियल, ठीक है, एक्रेलिक पीएमएमए देखो 0.4 टू 0.8%। ओके, यहां पर देखो पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन का क्या है, 1 टू 2%। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कुछ और कंपोजिशन मिलाऊंगा जिसके कारण इसका श्रिंकेज वैल्यू चेंज भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग, चेंज होगा तो 1 टू 2% से 2.5% भी पहुंच सकता है, राइट। उसी तरह से पॉलीकार्बोनेट पीसी जिसका संकेत वैल्यू होता है 0.6 टू 0.8%। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं पीवीसी, जिसका श्रिंकेज वैल्यू सबसे कम होता है जो है 0.1% टू 0.2%। इसका मतलब क्या हुआ, 1 mm में कितना माइक्रोन कम हो रहा है भाई, सिर्फ 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। 1% है, 0.1% है तो 0.2% है तो 2 माइक्रोन, राइट। अगर मान के चलो 1 mm की वैल्यू है, 10 mm की वैल्यू में सिर्फ 10 माइक्रोन कम कर रहा है ये, है ना। पीवीसी के क्या बनते हैं बताओ इंडस्ट्री में, पाइप्स वगैरह बनते हैं, एल्बो वगैरह बनते हैं, जो हमारे घरों में नल वगैरह के लिए जो यूज किए जाते हैं वो चीज बनती है, राइट। ठीक है, पीवीसी वगैरह के लिए, जी वाटर पाइप वगैरह, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हर एक मटेरियल का एक यूज है, हर एक मटेरियल का एक यूज है, वो मैं यूज आपको बताता हूँ, ठीक है। एबीएस मटेरियल है, तो एबीएस मटेरियल की भाई कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि एबीएस मटेरियल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये बेसिकली फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है। एबीएस मटेरियल के कंपोनेंट आपको अधिकतर कहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स वगैरह बनते हैं ना ब्लैक कलर के, और ऑटोमोबाइल का जो कार का जो इंटीरियर होता है वो अधिकतर एबीएस मटेरियल का होता है। किसका होता है, एबीएस मटेरियल का। बेसिकली क्यों होता है ये क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है भाई। आपकी कार धूप में खड़ी रहेगी, राइट, बहुत टाइम तक अगर धूप में खड़ी रहेगी, अगर मान के चलो ऐसे धूप में, कड़ाके की धूप जो होती है ना, उसमें आप किसी पेट की बॉटल को या फिर पीपी की बॉटल को आप थोड़े टाइम तक रख देना, देखना वो आपका उस मटेरियल का शेप चेंज कर देगा, वो कर देता है कि नहीं।
पानी की जो बॉटल वगैरह है उस बॉटल को कभी धूप में रख देना, कड़ाके की धूप में, वो क्या है उसको पिघला देगा, मतलब थोड़ा सा उसका शेप चेंज कर देगा। लेकिन एबीएस मटेरियल क्या है, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है, इस कारण से ये क्या है, फायर को बियर कर सकता है। इस कारण से इसका यूज काय में किया जाता है, ऐसी जगह किया जाता है जहां पर ये टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो, तो वहां पर इसका एबीएस का मटेरियल का यूज किया जाता है। राइट, समझ में आया? ठीक है। पॉलीस्टीरीन मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है अधिकतर, ठीक है, सिंथेटिक कांच वगैरह बनाने के लिए और द ट्रांसपेरेंट बॉटल्स वगैरह सब चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है पॉलीस्टीरीन मटेरियल। नायलॉन मटेरियल बेसिकली क्या है, ये एटमॉस्फेयर के साथ कम रिएक्शन करता है। तो नायलॉन मटेरियल के अधिकतर जो आपको कंपोनेंट वगैरह दिखेंगे या पॉलीअमाइड के कंपोनेंट दिखेंगे, तो वो कहाँ पर दिखेंगे, आपको ऐसी जगह दिखेंगे जहां पर स्वच्छता से रिलेटेड चीजें होती हैं, क्लीननेस से रिलेटेड चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्यूरिफायर, उसके जो कंपोनेंट होते हैं ना, वो क्या किसके बनते हैं, इसके बनते हैं। जैसे सोलेनोइड बल्ब हुआ, सोलेनोइड बल्ब के जो कंपोनेंट बनते हैं ना, वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। राइट, ठीक है। पॉम मटेरियल भी उसी कैटेगरी में आता है, पीए और द पॉम, ये दो मटेरियल हैं जो उसी कैटेगरी में आते हैं। आए समझ में? ठीक है। पॉलीकार्बोनेट एंड द पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीकार्बोनेट एंड द पॉलीप्रोपिलीन, ये दो मटेरियल क्या है, फूड ग्रेड मटेरियल है। अगर आपको खाने के डब्बे दिखेंगे या फिर आपको जो टिफिन बॉक्स दिखेंगे बच्चों के, तो ये फूड के साथ रिएक्शन नहीं करते, कम करते हैं, करते हैं कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। तो ये हमेशा फूड ग्रेड मटेरियल है। तो किचन वेयर का प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए या फिर आप बोल सकते हो खाने की चीजें बनाने, खाने के जो डब्बे वगैरह होते हैं उस चीज के लिए, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसका पीसी का और पीपी मटेरियल का अधिकतर यूज किया जाता है। भाई पीपी सस्ता भी है, देखा होगा आपने। राइट, आया समझ में? ठीक है। हम्म। हम्म। एबीएस मटेरियल में फूड ग्रेड मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमको मिलावट करना पड़ेगी। मिलावट इन द सेंस, अगर प्योर मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो ये वर्जिन मटेरियल के बारे में जो बोल रहा हूं ना मैं, कि इतने वर्जिन मटेरियल हैं, तो आपको हमेशा इतने ही मटेरियल नहीं मिलेंगे। आपको देखना जब आप किसी कंपनी के लिए मोल्ड बनाते हो, किसी कंपोनेंट के लिए, तो वो आपको कुछ और ही मटेरियल बताएगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को बहुत सारे मटेरियल बना दिया गया है मिला मिला के, कंपोजिशन कर करके आप बोल सकते हो। राइट, तो इस एबीएस मटेरियल का यूज कर सकते हैं अगर उसके किसी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसमें दूसरे किसी मटेरियल का और इसको मतलब उसके अंदर मिला के हम उसको उस लायक बना सकते हैं कि इसको फूड ग्रेड में हम यूज कर लें। हम्म। हम्म। हाँ, मिक्स वगैरह करना पड़ेगा बिल्कुल। इवन अभी मैं तो आपको वर्जिन मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वर्जिन मटेरियल हमेशा यूज थोड़ी ना किया जाता है भाई। स्टिफनेस वगैरह के लिए और किसी चीज के लिए हमको दूसरा मटेरियल भी तो मिलाया जाता है। जनरली अगर मैं बात करूँ गोल्ड के बारे में, अच्छा गोल्ड क्या आपको प्योर फॉर्म में मिलता है क्या? नहीं मिलता। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ निकल वगैरह या फिर कोई ऐसी कोई धातु मिलाई जाती है जो इसके अंदर क्या है, स्टिफनेस बना के रखे, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ इसकी बना के रखे, है कि नहीं? तभी तो भाई उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो कैसे बनेगा, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल कभी भी वर्जिन मटेरियल, कोई भी मटेरियल वर्जिन में नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। तो जनरली इसके अंदर बता देता हूँ मैं किस चीज की मिलावट की जाती है। जनरली इसके अंदर क्या है, ग्लास फील्ड मटेरियल की, ग्लास फाइबर मटेरियल के का इस्तेमाल किया जाता है इसकी स्ट्रेंथ वगैरह को बढ़ाने के लिए। ठीक है। कंपोजिट मटेरियल का श्रिंकेज वैल्यू हम लोग कभी ना कैलकुलेट कर सकते हैं ना कुछ। देखो बेसिकली क्या होता है, कभी भी आपको इंडस्ट्री में देखना है एक चीज, कि जब कोई भी कंपोनेंट, नया कंपोनेंट बनता है ना, तो नया कंपोनेंट बनेगा तो उसका जो मोल्ड बनेगा, तो उसका मोल्ड नहीं बनता, पहले उसका क्या बनता है, प्रोटो बनता है। प्रोटो बनता है। उस कंपोनेंट का प्रोटो बन के जब तैयार हो जाएगा ना, तो उसका एक बोल सकते हो एक ट्रायल मोल्ड बनाएंगे। ट्रायल मोल्ड मतलब इसकी कोर और कैविटी बनाएंगे, सिर्फ कोर और कैविटी बना के उसको सिर्फ एक कंपोनेंट बना के देखेंगे भाई उसका मटेरियल का श्रिंकेज कितना आ रहा है। इसका मतलब मान के चलो कंपोजिट मटेरियल में हम लोगों ने तीन चार मटेरियल को मिला के एक नया मटेरियल बनाया है, ताकि उसके अंदर शाइनीनेस वगैरह हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, उसके अंदर सब चीजें हो। राइट, तो उसका पहले हम लोग अंदर ट्रायल लेंगे, इसके अंदर मटेरियल देखेंगे निकाल के कि भाई उसका जो डायमेंशंस वगैरह है वो उतने ही आ रहे हैं जितने हम चाहते हैं, उतने ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। राइट, उसका मेजरमेंट वगैरह करके क्वालिटी कंट्रोल से, एफक्यूसी से जब वो पास हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही उसको हम लोग फाइनल करेंगे। राइट, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, इसके बाद भी सभी आप प्रिकॉशंस वगैरह लेने के बाद भी जो मोल्ड की जो कंडीशन होती है ना,
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की और जो आप मोल्ड बनाते हो उसकी कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर आती है, कभी कोई डिजाइन में प्रॉब्लम आती है, कभी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब कभी भी आपका मोल्ड है ना, कभी भी एक ट्रायल में सक्सेस हो ही नहीं सकता। हमेशा आपको किसी भी मोल्ड को सक्सेस कराने के लिए 2 से 3 ट्रायल तो लगेंगे ही लगेंगे, 2 से 3 ट्रायल तो लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट ट्रायल करा ना, तो उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, एरर वगैरह आएगा, राइट। कोई फ्लैशेस आएंगे, वाइट्स वगैरह आएंगे, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, ऐसे एरर आएंगे कि वो कंपोनेंट रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 2 से 3 ट्रायल इन द सेंस क्या, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर से जाएगा, वो फिर से रिपेयर होगा, रिपेयर होने के बाद फिर से आएगा, फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर से वो रिपेयर होने जाएगा वहां पर, और फिर से वो मोल्ड में ट्रायल के लिए आएगा, जब तक फाइनल कंपोनेंट हमारे पास तैयार नहीं हो जाता। आया समझ में? हम्म हम्म। जी। हाँ, वो रिपेयर नहीं होगा, लेकिन बेसिकली वहां पर इसीलिए तो हम लोग इंसर्ट्स वगैरह का यूज किया करते हैं, ताकि ज्यादा हमारा नुकसान ना हो। इसीलिए तो हम लोग इंसर्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि देखो, कहीं कोर है, कहीं कैविटी है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मटेरियल ज्यादा चढ़ गया, कहीं पर मटेरियल ज्यादा कट गया। जहाँ चढ़ा हुआ है मटेरियल, जहाँ पर ज्यादा है, तो वहां से तो हम लोग फिनिश कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर कट गया है तो वहां पर कैसे ऐड करें, क्योंकि वो तो पूरे के पूरे फेस पे कटा है ना। छोटा सा अगर होल वगैरह हो तो वेल्ड वगैरह कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वैसी चीज। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने जो चीज आपको बताई वो चीज है। इसीलिए तो मोल्ड इतने महंगे बनते हैं, सस्ते थोड़ी ना बनते भाई। आया समझ में इतना? अभी हम लोग धीरे धीरे समझते हैं सभी चीजें की क्या है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन वगैरह भी सीखेंगे भाई, मोल्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, राइट। आया समझ में इतना अभी, जितना मैंने अभी बताया? नहीं, देखो, दो चीजें होती हैं, चलो बता देता हूँ, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है एनपीडी, एक होता है एनपीडी, एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। भाई रिवर्स इंजीनियरिंग से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। भाई एनपीडी में बना रहे हो, इसका मतलब वो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आज तक मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हुआ भाई, न्यू प्रोडक्ट हुआ। अब न्यू प्रोडक्ट के लिए अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारा R&D करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर कोई कॉपी कंपोनेंट है, भाई कोई कॉपी है, पूरी की पूरी कॉपी कंपोनेंट है, तो उसका कॉपी बनाने में क्या खर्चा आएगा, सिर्फ टूल बनाना है और डिजाइनर को कॉस्ट देना है, थोड़ी सी डिजाइनर को फीस देना है और टूल बना के तैयार करना है। उसके अलावा कोई दूसरा काम है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर तो हमको सभी चीजें पता चल जाएगी ना, है ना। पहले किसी ने बनाया है उस कंपोनेंट को, या फिर फिटमेंट का कंपोनेंट या कोई चीज है, मैक्सिमम 1 या 2 ट्रायल में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी हमको, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो एनपीडी में अधिकतर हमको क्या करना पड़ता है, स्वयं सभी चीजें करके देखना पड़ती है, ठीक है भाई। कोई एनपीडी मतलब आप बोल सकते हो एक न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, है ना। तो तुरंत बन के तैयार नहीं हो जाती चीजें। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है कि भाई किसी के पास टूल रूम अवेलेबल है, उसके पास वीएमसी मशीन अवेलेबल है, उसके पास सभी चीजें अवेलेबल है, तो वो बंदा क्या करेगा, प्रोडक्ट बनवाएगा, प्रोडक्ट बनवा के उसकी डाई बनवाएगा, डाई बनवा के प्रोडक्शन निकालना चालू कर देगा। और भाई वहीं ये जो एनपीडी वाला है, उसका प्रोडक्ट अगर 2,000 रुपए का है ना, तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाले का प्रोडक्ट है ना, आपको मार्केट में 200 रुपए का मिल जाएगा। हाँ। क्यों वो इतना खर्चा करे, उनको क्या लगता है कि बोले एक कंपोनेंट किसी ने बना दिया, एक कंपोनेंट बना के उसको मार्केट से खरीदो 200 रुपए का, या 2,000 रुपए का कंपोनेंट खरीदो, एक मोल्ड बनाओ और अपन निकालते जाओ, अपने पास तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर है ही, पैसा कमाने का सिस्टम, राइट। समझ में आया? चलो, इसीलिए तो इतने सारे मोबाइल आ रहे हैं मार्केट में भाई। इतना आया समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अभी मैंने किसके बारे में बात करी है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बात करी है भाई, ठीक है। दो तरह के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। उसके बाद हमने बात करी है श्रिंकेज वैल्यू के बारे में, कहा कि दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, उसको अगर आप क्या करोगे, उसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद उसको जब सॉलिड करोगे, कूल करोगे ना, तो कूल करने पर वो क्या होगा, श्रिंक होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, श्रिंक होगा, राइट। तो उसको श्रिंकेज वैल्यू को हमको उस बॉडी में प्रोवाइड करना पड़ेगा पहले ही। जब उसका सांचा हम लोग बनाएंगे ना, जब उसका मोल्ड हम लोग बनाएंगे ना, तो उसके पहले ही हमको उसके अंदर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड दैट वैल्यू इनटू द कंपोनेंट, ओके। ओके, थर्मोप्लास्टिक श्रिंकेज चार्ट के अंदर मैंने आपसे बात करी प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये सब वर्जिन मटेरियल है जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी,
ठीक है, सभी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से वो चीज यूज की जाती है। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें और पता चलेगी। जैसे क्या होता है कि आपको कंपोनेंट के मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पीसी है तो वहां पर आप सजेशन दे सकते हो ना, अगर मान के चलो फूड ग्रेड के लिए वो सोच रहा है कोई व्यक्ति की मैं एबीएस मटेरियल यूज कर लूं, तो उस कस्टमर को आप सलाह दे सकते हो ना, सर एबीएस मटेरियल मत यूज करो, क्योंकि वो क्या फूड के साथ रिएक्शन करेगा और वो क्या करेगा, इको फ्रेंडली नहीं है। राइट, फूड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, वो भाई खाने को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों की तबीयत खराब होगी। राइट और रॉन्ग? ठीक है भाई, ये जानकारी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो अधिकतर क्या है इंडस्ट्री में, अभी मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री में कई लोगों के पास टूल रूम वगैरह अवेलेबल है और बाकायदा मोल्ड वगैरह भी बना रहे हैं, लेकिन वो कई लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो वो ज्यादा उस चीज के बारे में रिसर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं है या चीजें नहीं करते, तो वो अपने हिसाब से कंपोनेंट वगैरह सब बना देते हैं। लोकल मार्केट में जो आपको कंपोनेंट वगैरह मिलते हैं ना, वो एकदम लो क्वालिटी के होते हैं, एकदम लो क्वालिटी के। देखते हो ना, आए समझ में इतना? ठीक है, अब देखते हैं भाई, कुछ इंफॉर्मेशन होती है। देखो जब भी आपको कस्टमर के पास, जब कस्टमर आपके पास आता है कोई कंपोनेंट लेके, वो आपको बोलता है सर ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, इसका क्या बनाना है, मुझे एक मोल्ड बनाना है। क्या बनाना है, मुझे इसके लिए एक मोल्ड बनवाना है। ठीक है, तो कस्टमर को आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर आपको, चलो ठीक है मैं मोल्ड आपको बना के दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे प्रोवाइड करा दो फॉर डिजाइन अ टूल। टूल को डिजाइन करने के लिए कुछ 7 पॉइंट्स है, ये आप मुझे प्रोवाइड करा दो, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको मोल्ड बना के दे दूंगा सही तरीके से। राइट, तो ये क्या है, रिटर्न में आप उनसे ये चीज ले लीजिए। ओके, जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या होता है, कंपोनेंट भाई 3D में होना चाहिए उनके पास, 3D में या कैड फाइल उनके पास होना चाहिए, या तो उनकी उसकी 2D ड्राइंग उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो कंपोनेंट को किसको बनाना पड़ेगा, हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा। राइट, अगर 2D ड्राइंग है तो हमको 3D मॉडल बनाना पड़ेगा उसका। अगर उनके पास पहले से अवेलेबल है तो XT फॉर्मेट में, स्टेप फॉर्मेट में, IGS फॉर्मेट में उनको हमको कैड फाइल प्रोवाइड कराना पड़ेगी। क्लियर है? 3D कंपोनेंट ऑफ द फाइल, आया समझ में? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केविटी, भाई नंबर ऑफ केविटी वो कितनी चाहते हैं, नंबर ऑफ केविटी वो कितनी चाहते हैं। कस्टमर ने हमको बोला है कि सर मुझे तो यहाँ पर है ना 6 नंबर ऑफ केविटी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर ऑफ केविटी चाहिए, तो 6 नंबर ऑफ केविटी के हिसाब से जो कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट का जो वेट हो रहा है ना, वो हो रहा है फॉर एग्जांपल 100 ग्राम। और किसी इंजेक्शन मोल्डिंग, जो इंजेक्शन मोल्डिंग उनके पास अवेलेबल है, उसके अंदर मैक्सिमम वो 80 ग्राम का मटेरियल ही भर सकते हैं। तो क्या 6 कंपोनेंट बना सकते हैं एक मोल्ड के अंदर? नहीं समझ में आया भाई। एक मशीन है, एक मशीन है, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 80 ग्राम है। ठीक है, जब वो कस्टमर हमको बोलता है कि सर हम, मेरे को क्या है 6 नंबर ऑफ केविटी चाहिए इसका, 6 नंबर ऑफ केविटी चाहिए, तो 6 नंबर ऑफ केविटी के हिसाब से इसका जो वेट निकल रहा है विथ फीड सिस्टम कितना निकल रहा है, 100 ग्राम। तो 80 ग्राम की मशीन में मैं 100 ग्राम भर पाऊंगा क्या, नहीं भर पाऊंगा, नहीं भर पाऊंगा। तो वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ केविटीज फ्रॉम द कस्टमर हैंड। कस्टमर हैंड से हमको ये पता होना चाहिए भाई कि नंबर ऑफ केविटीज आप कितनी चाहते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक और चीजें डिपेंड करती है, नंबर ऑफ केविटीज अगर वो चाहते हैं ना, तो उनके उनके पास अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अवेलेबल है, या फिर वो कहीं से उस कंपोनेंट का प्रोडक्शन करवाएंगे, तो वहां पर कितने टनेज की मशीन अवेलेबल है, वो उनसे पहले से हमको जानकारी लेना पड़ेगी। वो पहले जानकारी हमको उनसे लेना पड़ेगी, भाई कितने टन की मशीन उनके पास अवेलेबल है। क्लियर हुआ? अभी दूसरे पॉइंट पे रहते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरे पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केविटी उनको बताना चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद है कंपोनेंट का मटेरियल और द श्रिंकेज वैल्यू। वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट का मटेरियल एंड द श्रिंकेज वैल्यू। श्रिंकेज वैल्यू कितनी है, क्योंकि भाई अगर वो मटेरियल पीसी यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, तो प्लस उसके अंदर कुछ ना कुछ और भी चीजें तो मिलके आ रही होगी उसके अंदर, तो हमको उसके अंदर अगर श्रिंकेज वैल्यू, रिवर्स इंजीनियरिंग का कंपोनेंट है, तो उनके पास श्रिंकेज वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो भाई उनको श्रिंकेज वैल्यू बताएंगे वो कि हाँ, कस्टमर प्रोवाइड करेगा श्रिंकेज वैल्यू इतनी है, क्योंकि उनके पास, फॉर एग्जांपल देखो जनरली क्या होता है इंडस्ट्री में, कोई कंपोनेंट बार बार बनवाए जाते हैं। जैसे उसकी एक मोल्ड की लाइफ खत्म हो गई, मोल्ड की लाइफ खत्म हो गई, तो मोल्ड वापस बनवाना होगा ना, क्योंकि उनको तो उनके उस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो उनको पता रहती है कि उनकी श्रिंकेज वैल्यू 1.5 है कि 1.3 है कि 1.2 है, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं, बोले सर आप 1.2 है 1.25 अगर आप डाल दोगे ना इसके अंदर, तो हमारा कंपोनेंट बिल्कुल सही बनेगा इन द टॉलरेंस। इट विल बी इनटू द टॉलरेंस, वो टॉलरेंस के अंदर रहेगा। टॉलरेंस इन द सेंस कैसे, टॉलरेंस मतलब समझते हो ना, जैसे 0.1 टू 0.2 के बीच में बन जाएगा हमारा मटेरियल।
मतलब जो वैल्यू रहेगी बेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 30 है, तो 30.1 बन जाएगी, 30.15 बन जाएगी, तो हमारा मट कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, पास है। ये आया नहीं समझ में ना, आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओके गुड। चलो, मेथड ऑफ डिगेटिंग, मेथड ऑफ डिगेटिंग ऑटोमेटिक और मैनुअल। मेथड ऑफ डिगेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये कंपोनेंट है, हमारे पास ये दो कंपोनेंट है, ओके, ये दो कंपोनेंट का, ये क्या है, इसका फीड सिस्टम है, ये है इसका इसका क्या है, फीड सिस्टम है, रनर है ना, तो ये क्या है, स्प्रू है, ये है रनर है, और ये यहाँ पर गेट है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे डिगेट होगा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसमें से कैसे डिगेट होगा, ऑटोमेटिक होगा कि मैनुअल होगा। मैनुअल इन द सेंस, यहाँ से हमको उसको कटर से काटना पड़ेगा, यहाँ से कटर से काटना पड़ेगा, तो हमारा क्या बनेगा भाई, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा। नहीं नहीं, क्यों, मशीन पे डिपेंड करेगा भाई, हम लोग मोल्ड इसी तरह का बनाएंगे, मोल्ड इसी तरह का, हाँ, वो उसका ऑटोमेटिक डिगेटिंग करना है इन द सेंस कंपोनेंट और फीड सिस्टम डायरेक्ट अलग अलग हो जाए एक दूसरे से। अगर ऑटोमेटिक अगर हम लोग इसको बनाने वाले हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज्म या फिर कुछ मशीनिंग ज्यादा जुड़ जाएगी, इसका कारण ये क्या है, थोड़ा सा महंगा बनेगा। अगर वो चाहते हैं कि मैनुअल बनाए, तो मैनुअल में क्या होगा, ये कंपोनेंट और द फीड सिस्टम साथ में मिलके आएंगे उसके साथ, तो ये हमको बाद में क्या है, एक लेबर कॉस्ट, लेबर रखना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, इनको कट करेगा मैनुअली, भाई उसको भी पैसे देने पड़ेंगे हमको महीने के 7-8 हज़ार रुपए, है कि नहीं, देने पड़ेंगे ना, कि आपकी कंपनी में कोई फ्री बैठा हो तो उसको लगा दो तो पैसे बच जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई, पैसे तो देना देना पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिगेटिंग भाई, ऑटोमेटिक और मैनुअल कैसा चाहिए आपको, तो वो कस्टमर बता देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का टनेज डाटा चाहिए हमको, क्या चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का टनेज डाटा। टनेज डाटा का मतलब क्या होता है कि जिस मोल्डिंग मशीन के ऊपर वो लगने वाला है, जिस मोल्डिंग मशीन के ऊपर क्या होने वाला है, वो लगने वाला है। अब मोल्डिंग मशीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोल्डिंग मशीन क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। चलो, ये क्या है बताओ भाई, यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, कोर है, ये क्या है, कोर है, ये क्या है, कैविटी है, कैविटी है, ये क्या है, स्पेसर है, ये स्पेसर है, ये बैक प्लेट है, ये मोल्ड यहाँ पर क्लैंप है, मोल्ड यहाँ पर क्लैंप है, और मोल्ड यहाँ पर क्लैंप है, ठीक है। ये क्या है, इसका इजेक्शन सिस्टम, ये इसका इजेक्टर ग्रिड है, ये कंपोनेंट को इजेक्ट कर रहा है, ठीक है, देखो कैसे इजेक्ट कर रहा है, देखो, ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंपोनेंट को इजेक्ट करने का काम कर रहा है ना, इजेक्ट करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये मशीन का ही पार्ट है, ये क्या है, मशीन का पार्ट, जिसके अंदर ये क्या है, ये प्लेटन है, जिसके अंदर मोल्ड क्लैंप होता है, जिसके ऊपर मोल्ड क्लैंप होता है। ये क्या होती है, ये टाई बार है, ये टाई बार 1 एंड 2, ये क्या है, टाई बार है, ठीक है, एक और ये दो, लेकिन ये दो नहीं है, ये 4 टाई बार है, कितनी है, 4 टाई बार, है ना, 4 टाई बार। तो बेसिकली वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम ओपनिंग, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ मशीन। उसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। अगर मान के चलो इसकी लेंथ यहाँ पर 300 है, 300 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई 300 है, और आपने जो इसकी लेंथ क्या दे दी, मोल्ड की लेंथ दे दी 320, तो भाई इसके अंदर जा पाएगा क्या मोल्ड, नहीं जा पाएगा, है ना। तो वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, भाई मोल्डिंग मशीन की इंफॉर्मेशन तो हमको चाहिए ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, इसका जो शॉर्ट वॉल्यूम है, इसका शॉर्ट वॉल्यूम है, इसका शॉर्ट वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 40 ग्राम का, कितना है, 40 ग्राम का। भाई हमारा जो कंपोनेंट है और फीड सिस्टम है वो है 50 ग्राम का, तो इसके अंदर भर पाएगा क्या, नहीं भर पाएगा। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट की या तो वॉल थिकनेस कम करके हमारे कंपोनेंट का क्या करना पड़ेगा, हमको वेट कम करना पड़ेगा, या तो फिर मशीन की कैपेसिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमको दूसरी मशीन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली वी शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द टनेज ऑफ मशीन, ठीक है। अच्छा, टनेज ऑफ मशीन, तो आप बोलोगे कि सर टनेज तो हम लोग खुद निकालेंगे भाई, कि भाई इस कंपोनेंट के लिए कितने टन की मशीन लगेगी, बिल्कुल हम लोग खुद निकालेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का हमारे पास एक प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, कि भाई उस प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। जितना भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे उसका क्लैंपिंग फोर्स। तो वो क्लैंपिंग फोर्स होगा टनेज में, कितना होगा, टन में। तो वो टनेज में जो फोर्स होगा ना, उतना ही क्या होना चाहिए, इसका फोर्स होना चाहिए, तो उतने टन की मशीन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फोर्स आया, वो फोर्स आया 25 टन का, इसका मतलब 25 टन का आया अगर फोर्स इसके लिए, प्रोजेक्टेड एरिया के लिए, इस प्रोजेक्टेड एरिया के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 30 टन की मशीन में यूज कर सकता हूं,
वी कैन यूज 30 टन की मशीन। आया समझ में? ठीक है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई अगर कस्टमर हमको बताएगा कि सर हमारे पास 30 टन की और 50 टन की मशीन अवेलेबल है, तभी तो हम प्रोजेक्टेड एरिया देख के हम बता पाएंगे ना कि सर ये 30 टन की और 50 टन की मशीन में बन सकता है कि नहीं। नहीं तो कंपोनेंट कस्टमर को हमको पहले ही बताना पड़ेगा कि सर आप जो चाहते हो वो 50 टन की मशीन में बनेगा ही नहीं, उसके लिए हमको 100 टन की मशीन चाहिए। भाई क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना, तो पता चले मोल्ड बना के तो आपने तैयार करके रख दिया और पहुंचा भी दिया, पता चल रहा है कि उसके अंदर तो कोई चीज हो ही नहीं पा रही, क्रैम्पिंग फोर्स ही उसका इतना नहीं है, शॉर्ट वेट ही उसका उतना नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। राइट और रॉन्ग? आया समझ में? हाँ जी, हाँ ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको बताया था हम लोग एकदम बेसिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। भाई समझना जरूरी है कि मोल्डिंग मशीन क्या होती है, मोल्ड क्या होते हैं, सभी चीजें क्या होती हैं, तभी तो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह पे जाएंगे। राइट, चलो ये देखो ये क्या है, ये पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का आपको पूरी चीजें दिखेंगी। ठीक है, ये देखो ये क्या है भाई, ये हॉपर है। ठीक है, ये क्या है, बैरल है। ये क्या है, ये स्क्रू है। ये क्या है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ से मटेरियल अंदर जाएगा। और ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये मेल्टिंग जोन है, ये फीडिंग जोन है, मेल्टिंग जोन है, यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम मेल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भरा जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ठीक है, यहाँ से एक बार शॉट देगा, ये क्या देगा, एक शॉट देगा, और शॉट देने के बाद ये क्या, इसके अंदर ये इसको भर देगा। हम्म हम्म जी, टाई बार, ये रहा, गाइड बार नहीं, टाई बार। देखो ये देखो, ये रहा टाई बार। ठीक है, अभी ये सेक्शन व्यू में बताया है ना, तो इसकी दो ही दिखेंगी ना, जब इसको पूरे फुल व्यू में देखोगा तो आप उसको चार दिखेंगी। हाँ, नहीं नहीं, टाई बार, गाइड पिलर और गाइड बुश अलग होता है, और टाई बार अलग चीज होती है। गाइड पिलर और गाइड बुश मोल्ड के अंदर होते हैं, टाई बार मशीन की होती है, वो मशीन का पार्ट है। ओके, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पर इसकी आप बोल सकते हो उसके कुछ पार्ट्स हैं, देखो कैसे, देखो मोल्ड क्लैंपिंग यूनिट, ये देखो डाई एंड मोल्ड यूनिट, जहाँ पर डाई और मोल्ड हमारा लगता है, ये पूरा इंजेक्शन यूनिट है जहाँ पर मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट होता है जहाँ से। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, क्लियर हुआ इतना, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। राइट, चलो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर पहुंच गए भाई हम लोग पहुंच गए फिफ्थ पॉइंट पे, हम लोग पहुंच गए फिफ्थ पॉइंट पे, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पे, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का टनेज डाटा और फॉर द प्लेट एंड साइज एंड द शट हाइट। अब शट हाइट, मोल्ड की शट हाइट के लिए, मोल्ड की शट हाइट मतलब क्या होता है, किसी को पता है कुछ, व्हाट इज द टोटल शट हाइट ऑफ द मोल्ड, शट हाइट क्या होती है मतलब भाई। हाँ, मोल्ड जब बंद होता है ना, तो बंद होने के बाद उसकी टोटल क्या होती है, एक लेंथ बनती है, मतलब एक हाइट बनती है। तो वो जो हाइट बनती है ना, उसको बोलते हैं मोल्ड की टोटल शट हाइट, क्लोज कंडीशन। ठीक है, चलो छठा पॉइंट है हमारे पास, हॉट रनर रिक्वायर्ड और नॉट। भाई यस और नो, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हॉट रनर चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो हम उसके लिए हमको एक मैनिफोल्ड बनाना पड़ेगा, मैनिफोल्ड बनाना पड़ेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, पूरा एक कैसिंग जैसा बनाना पड़ेगा, एक हाउसिंग बनाना पड़ेगी, उसके अंदर हॉट रनर रखना पड़ेंगे, और ड्रॉप्स वगैरह लेने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स के हिसाब से क्या होगा, उसका मोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। हॉट रनर क्या होता है, उसके अंदर फीड सिस्टम नहीं बनता, क्या नहीं बनता, फीड सिस्टम। ठीक है, मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो नहीं आता, हमारा डायरेक्ट कंपोनेंट निकल के बाहर आएगा, उसको बोलेंगे हॉट रनर। ठीक है जी, ऑफ कोर्स मास प्रोडक्शन में तो कोल्ड रनर भी यूज होता है, लेकिन वहां पर हम लोग वेस्ट मटेरियल से थोड़ी सी इजाद पाना चाहते हैं कि वेस्ट मटेरियल हमारे पास ना आए, एक बार में हमारा मटेरियल क्या हो जाए, हमारा पूरा भर जाए, और हमारे पास डायरेक्ट वो कंपोनेंट आए, वेस्ट मटेरियल ना, कचरा ना हो हमारे पास। राइट, कॉस्टिंग देखो बेसिकली क्या होता है, मास प्रोडक्शन है, यहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ेगी मोल्ड की। मोल्ड का मान के चलो, कोई मोल्ड अगर 3 लाख में बन रहा है तो वो मोल्ड 4 लाख में बन जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जब उस कंपोनेंट का बहुत सारा मास प्रोडक्शन होना है, बहुत सारा मास प्रोडक्शन होना है, तो वहां पर कंपोनेंट की प्राइस कितनी ज्यादा कम हो जाएगी भाई, कि तभी तो कंपोनेंट हमारे को मार्केट में 10 रुपए का, 20 रुपए का कंपोनेंट, 25 रुपए का कंपोनेंट मिलता है कोई, क्यों, क्योंकि उसका बहुत मास प्रोडक्शन है, तभी तो वो 25 रुपए की कैटेगरी में पहुंचता है कि नहीं। अगर उसके उससे अगर 100 ही कंपोनेंट बनाना हो तो एक कंपोनेंट हमको 2-3 हजार का पड़ेगा, है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही। आया समझ में? चलो अब है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट।
ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट का मतलब क्या होता है कि भाई कस्टमर से हमको ये पूछना पड़ेगा कि सर आप जो मोल्ड बनवाना चाहते हो हमसे, उस मोल्ड से कितने नंबर ऑफ शॉट्स निकालना चाहते हो। नंबर ऑफ शॉट्स मतलब होता है कितनी बार उसको चलाना चाहते हो, मतलब ओपन और क्लोज वो कितनी बार होगा। जितनी बार वो ओपन और क्लोज होगा इसका मतलब क्या होगा कि उतनी बार उसमें से कंपोनेंट निकलेंगे। अगर मैं बात करूं 4 नंबर ऑफ कैविटीज का मोल्ड है, ठीक है, तो एक शॉट में कितने कितने कंपोनेंट निकलेंगे उसके अंदर से 4, ठीक है। 2 शॉट में कितने निकलेंगे 8 निकलेंगे। 1000 शॉट में कितने निकलेंगे 4000 कंपोनेंट। तो अब 4000 कंपोनेंट जब उससे 1000 शॉट में निकलेंगे तो उस हिसाब से मतलब अगर वो बोल रहा है बोले सर मेरे को कम से कम इसमें से इससे 20,000 शॉट लगाना है। कितने लगाना है 20,000 शॉट लगाना है। भाई 20,000 शॉट लगाना है, 20,000 शॉट लगाना है, इसका मतलब उसका जो मटेरियल होगा कोर और केविटी का, मतलब वो हार्ड मटेरियल होगा, अच्छा मटेरियल होगा, तभी तो 20,000 शॉट निकाल पाएगा ना वो, है कि नहीं। अगर कस्टमर बोलता है बोले सर मेरे को तो एक काम करो आप तो एमएस की डाई बना दो, मैं सब यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो एमएस माइल्ड स्टील की डाई बना दो मेरे लिए और मैं काम कर लूंगा, तो माइल्ड स्टील से भाई 1000 कंपोनेंट से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वियर और टीयर भी तो होगा मटेरियल। अगर डायमेंशन उसका मैंने आपको बोला अगर 100 का डायमेंशन था तो वो 100 का डायमेंशन अब 101 का हो जाएगा 1000 कंपोनेंट के बाद ही। लेकिन यहाँ पर 20,000 शॉट निकलने के बाद भी उसके कंपोनेंट के डायमेंशन में वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मटेरियल अच्छा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जब मटेरियल अच्छा यूज करोगे इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट के ऊपर मटेरियल अच्छा यूज करेंगे, इसका मतलब उसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, इसका मतलब वो महंगा ज्यादा होगा, भाई कॉस्टली होगा वो मटेरियल, होगा ना भाई। तो या मान के चलो मैं उसके लिए डाई के लिए यूज कर रहा हूँ P20 मटेरियल, P20 मटेरियल, वो P20 मटेरियल भी भाई देखो क्या होता है कि 3 ग्रेड में आता है, 3 ग्रेड में आता है, हाई, लो और मीडियम, हाई, लो और मीडियम, ठीक है। अगर हाई क्वालिटी का अगर मैं यूज करूंगा तो वहां पर मैं P20 मटेरियल का यूज करूंगा तो रॉ मटेरियल मेरे को मंगाना पड़ेगा ना भाई, महंगा वाला मंगाना पड़ेगा, तो वो हार्डनेस भी उसकी ज्यादा होगी, हार्डनेस भी ज्यादा होगी तो भाई उसकी जो टूलिंग वगैरह करेंगे हम लोग वहां पर, जो एंड मिल्स वगैरह चलाएंगे, बॉल नॉस कटर वगैरह चलाएंगे वीएमसी के थ्रू, तो भाई उसके ऊपर बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा हमको। और जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतनी फीड हमको कम देनी पड़ती है भाई, डेप्थ ऑफ कट वगैरह भी कम देनी पड़ती है, नहीं हाँ डेप्थ ऑफ कट हमको उसकी कम देनी पड़ती है कि नहीं। डेप्थ ऑफ कट कम देंगे इसका मतलब वो मटेरियल बहुत देर में कटेगा, इसका मतलब वीएमसी मशीन जो होती है वो पर आवर के हिसाब से चार्जेस लेती है ना भाई, 450 या 550 या 600 रुपए ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं वीएमसी मशीन के। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिर मोल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, मटेरियल तो आ ही रहा है महंगा, ठीक है। जहां पर और मटेरियल हार्ड होता है तो वहां पर भाई ईडीएम मशीन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका मतलब और कॉस्टिंग बढ़ेगी उसकी। जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा उसके हिसाब से मटेरियल भी हार्ड होगा, मटेरियल महंगा होगा और टूल की कॉस्टिंग भी बढ़ने वाली है, जिसको हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, उसके उसमें बॉम में। व्हाट इज द बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में भाई मेंशन करके देंगे ना उनको, हम लोग बताएंगे कस्टमर को, बोले सर बिल ऑफ मटेरियल आपका ये हो रहा है जिसमें ये मटेरियल होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि एक डिजाइनर ही बताता है कि सर उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज करोगे आप तब इतने शॉर्ट चल जाएगा ये, ठीक है, और कोई नहीं बताता उनको ये। हाँ, तो हम ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो मुझे चाहिए और ज्यादा शॉर्ट्स चाहिए, मुझे 1 लाख शॉर्ट्स चाहिए, तो भाई मैं H13 और H11 मटेरियल का यूज करूंगा वहां पर, मोर हार्ड एंड देन द P20 मटेरियल। लेकिन यहाँ पर H13 और H11 मटेरियल का अगर यूज कर रहे हो ना भाई, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर इसके इंसर्ट याद रखना, इंसर्ट इंसर्ट लेना इंसर्ट, ठीक है। अधिकतर है ना कोई भी मोल्ड वगैरह बनाओगे किसी चीज में तो इंसर्ट बनाओगे, तो वहां पर क्या है कि एमएस का और C45 मटेरियल का हाउसिंग बना सकते हो वहां पर, लेकिन वहां पर क्या होगा P20 मटेरियल का जरा सा इंसर्ट लोगे तो थोड़ा सा मटेरियल लेना पड़ेगा और इंसर्ट के अंदर ही कोर और कैविटी निकाल दोगे उसकी, है कि नहीं। चलो इतना क्लियर हुआ, जितना मैंने अभी बताया आपको इतना क्लियर हुआ, है ना। तो बेसिकली दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइन ए कंप्लीट टूल, ठीक है। अगर किसी टूल को किसी मोल्ड को अगर डिजाइन करना है ना तो वी शुड हैव दिस 7 पॉइंट्स, ये इन्फॉर्मेशन हमको कस्टमर हैंड से पता होनी चाहिए भाई, तभी आप लोग उसका टूल का डिजाइन करना स्टार्ट करना, नहीं तो तब तक उसका टूल का डिजाइन करना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है।
आया समझ में इतना? ठीक है, ठीक है भाई। कोर और कैविटी क्या होती है? कोर और कैविटी क्या होती है? कोर बेसिकली क्या होता है? कोर इज द मेल पोर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट एंड कैविटी इज द फीमेल पोर्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। जब दोनों को हम आपस में साथ में मिलाएंगे तो इसके बीच में क्या बनेगा? इसके बीच में क्या बनेगा? इसके बीच में बनेगा एक गैप। क्या बनेगा? एक गैप बनेगा। तो ये जो गैप बनेगा ना, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? मटेरियल को फीड करते हैं, मटेरियल को फील करते हैं इसके अंदर। मटेरियल जब इसके अंदर फील हो जाएगा, आसपास से हम लोग क्या देंगे इसके अंदर? आसपास से देंगे हम लोग कूलिंग, कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इस कूलिंग के कारण क्या होगा? ये मटेरियल जो मेल्टेड मटेरियल है ये क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया और ये ओपन होगा, इसको इजेक्ट करेंगे, निकालेंगे और ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये होता है कोर और कैविटी। बेसिक सांचा तो भाई इसी को बोलते हैं, इसी की तो पूरी कहानी चल रही है कि नहीं? है ना, इसी के लिए पूरा का पूरा मोल्ड वगैरह तैयार करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और सभी चीजें करेंगे, इसी के लिए तो करेंगे, एक छोटी सी चीज के लिए। लेकिन ये छोटी सी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री। कंपोनेंट की ज्योमेट्री जैसे जैसे बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी ना, उस हिसाब से उसके कोर और कैविटी भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। भाई उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म भी लगेंगे, इजेक्टर इजेक्टर पिंस वगैरह लगेंगी, लिफ्टर लगेंगे, स्लाइडर लगेंगे, है ना। तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी ना, ऐसे ही ऐसे कप जैसे कंपोनेंट थोड़ी ना मिलने वाले आपको कि भाई हमेशा ऐसे कंपोनेंट आएगा आपके पास, है ना। ये कंपोनेंट नहीं आएगा भाई, ये सिर्फ देखने के लिए अच्छा है। बताइए, कितना आया समझ में जितना मैंने अभी बताया आपको, है ना। आज का लेक्चर मतलब समझ में आया है? प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बेसिक बेसिक चीजें देखी हैं। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, श्रिंकेज वैल्यू को एक बार पेपर में करके देख लेना कि श्रिंकेज कितनी भी मटेरियल का कोई श्रिंकेज दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल 0.4% श्रिंकेज दे दिया, डिवाइड बाय 100 करा, उसको प्लस में वो 1 में प्लस कर दिया। 1 में प्लस करने के बाद जो वैल्यू हमको वहां पर मिलेगी वो वैल्यू किस में डालना पड़ेगी? स्केल बॉडी में डालना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी चीजें जानना। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ जिसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर है ना फ्यूचर में एक और चीज बात करने वाले हैं, दो मटेरियल के बारे में। चलो किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? ये हम यहाँ पर बात करने पॉलीकार्बोनेट के बारे में और दो पॉलीप्रोपिलीन के बारे में। भाई ये दो मटेरियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? दोनों के अंदर रिलेशन है विस्कोसिटी से रिलेटेड। अच्छा, विस्कोसिटी मतलब क्या होती है? व्हाट इज द विस्कोसिटी? गाढ़ापन। बेसिकली विस्कोसिटी मतलब क्या होती है भाई? कोई फ्लूइड है, वो अपने खुद के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका गाढ़ापन बोलते हैं। उसकी विस्कोसिटी इसका मतलब ज्यादा है। वो खुद अपने वेट के कारण उसका अपना मतलब खुद फ्लूइड जो रहता है ना, वो खुद अपने वेट के कारण उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको रोक रहा है बहने से, उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर है ना, पॉलीकार्बोनेट की जो विस्कोसिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है, मतलब ये गाढ़ा होता है। पॉलीप्रोपिलीन इसके कंपैरिजन में आधा गाढ़ा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इसके रनर की, अगर मैं पॉलीप्रोपिलीन के लिए अगर कोई रनर क्रिएट करूंगा ना, मान के चलो उसके लिए रनर का जो डायमीटर मैंने क्या डाउन वो किया है, क्या किया है, कैलकुलेट किया है, वो 5 का डायमीटर है। तो वहीं पर मुझे क्या है, पॉलीकार्बोनेट के लिए मुझे वो डाया कितना लेना पड़ेगा? वो मुझे 10 का डाया लेना पड़ेगा। आया समझ में? अगर मान के चलो 0.5 का गेट किसके लिए है? पीपी के लिए है। तो मुझे अगर वहां पर मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकार्बोनेट की, तो उसके लिए कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा ना भाई, 1 mm। ठीक है, आया समझ में? जी। तो पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन के बीच में एक छोटा सा एक वो है, तो इस चीज को भाई याद रखने का। ठीक है, इतना आया समझ में? क्लियर हुआ? इजी था, ज्यादा कठिन तो नहीं था। हम्म हम्म। ठीक है। हाँ, ज्यादा है। लेंगे क्या? जैसे मान के चलो, एक काम करो, दोनों का एवरेज एक श्रिंकेज लेके चलो कि दोनों का एवरेज श्रिंकेज जितना जितना है वो लेके चलो। भाई किसी भी मटेरियल का कितना परसेंट उसके अंदर मिला रहे हो आप? उसके अंदर 30% मिला रहे हो कि 40% मिला रहे हो कि 50/50 कर रहे हो? ठीक है, तो दोनों का जो एवरेज रहेगा ना वो आप निकाल लो। लेकिन जनरली वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमेशा याद रखना,
ये जो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैनुअली तरीके से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंसेप्ट वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन ये जो हमको निकालनी पड़ेगी ना, ये R&D वगैरह से ही हमको निकलवा के देखनी पड़ेगी भाई, जिसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं। अगर हम लोग अपना खुद का नया मटेरियल बना रहे हैं ना, तो हमको पहले उसके अंदर देखना पड़ेगा कि हम लोग नया मटेरियल जो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है। वो ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए भाई बहुत पैसे खर्च होते हैं। R&D भाई, किसी ने नीट नीट कंपनी के प्रोडक्ट देखे हैं क्या? बताओ। टपरवेयर के देखे हैं किसी ने? टपरवेयर के प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट के बीच में कुछ अंतर नजर आता है उसके प्लास्टिक में? हाँ, तो टपर अगर आप उसके उसमें देखोगे ना पीछे, टपरवेयर का अगर फूड ग्रेड मटेरियल होगा ना, तो उसके पीछे नंबर लिखा होगा ऐसे रिसाइकल करके, ऐसे करके एक रिसाइकल का एक ऐसा मार्क दिया होगा, और उसके अंदर लिखा होगा 5। ठीक है, 5 मतलब पीपी, मे बी पीपी है ना, ऐसा लिखा होगा। लेकिन वो है क्या पीपी? नहीं है ना पीपी। हाँ, ये बोल सकते हो कि ज्यादा परसेंटेज उसके अंदर पीपी का है, ये बोल सकते हो। लेकिन वो उन्होंने खुद का अपना R&D से बनाया है, उसी की दूसरी कंपनी कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक क्या होता है, सीक्रेट होता है भाई। जैसे एप्पल का जो प्रोसेसिंग होता है, एप्पल के मोबाइल का, भाई वो एक सीक्रेट है ना एप्पल का। कोई दूसरा का फोन कॉपी कर पा रहा है क्या उसको अभी तक? बिल्कुल वैसे ही उन कंपनियों का भी है। आया समझ में? ठीक है। हाँ, बताइए बताइए। नहीं नहीं, थिकनेस के साथ क्या वेरी करेगा? बेसिकली देखो, यहाँ पर थिकनेस के ऊपर वेरी करती है दूसरी चीज़ें, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फ्लो वगैरह के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग जो गेट पॉइंट वगैरह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, गेट का सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। वो जब चीज़ें वो नहीं रखती। बेसिकली क्या है, थिकनेस वगैरह कितनी लेना है कितनी लेना है, उसके ऊपर थोड़ी ना कोई डिपेंड करती चीज़, राइट। लेकिन वो धीरे धीरे जब हम लोग जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि हम लोग पूरा का पूरा क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म, नहीं देखो, बेसिकली क्या होता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान के चलो किसी की थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा है, मान के चलो यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, सपोज मान के चलो। और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर थिकनेस क्या है, कम है, और यहाँ पर इसकी थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर ये। अब मान के चलो इसके अंदर मैं मटेरियल ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, मटेरियल ले रहा हूँ। अब मैं इसको रेड रेड कलर से मैं थोड़ा शो करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल जब जाएगा, भाई इसके अंदर तो तुरंत सूख जाएगा, टाइम थोड़ी ना लगेगा उसको सूखने में। इसको सूखेगा, ऊपर सूखेगा, देखो यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। पहले ऊपर ऊपर वॉल सूखेगी, फिर ये ठंडा होगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर ये ठंडा होगा भाई, होगा ना, होगा ना भाई। अब मान के चलो यहाँ पर थिकनेस ज्यादा रह गई, यहाँ पर मान के चलो यहाँ थिकनेस ज्यादा है, तो ये क्या होगा, इसको, ये जो अंदर की साइड साइड क्या करेगा, गर्म होगा ना, अंदर की साइड गर्म होगा, तो वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा अपने आप को, अंदर की तरफ क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा। जब ये अंदर की तरफ अपने आप को श्रिंक करेगा, तो वो श्रिंकेज के कारण क्या होगा, बाहर से कोई सरफेस है, बाहर से कोई सरफेस है ना, वो ऐसे करके ऐसी बन जाएगी, या फिर ऐसे करके ऐसी बन जाएगी। हाँ, तो क्रैक्स नहीं बोल सकते आप इसको, बोल सकते सिंक मार्क, सिंक मार्क। ये बेसिकली क्या है, ये डिफेक्ट है, ये अलग अलग डिफेक्ट है ना, ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं जब प्लास्टिक का कंपोनेंट जब बन के तैयार हो जाता है ना, तो इसके अंदर डिजाइनिंग के दौरान हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ती है। भाई कोई भी कंपोनेंट अगर आपके पास आएगा, तो वो कंपोनेंट का ऐसे ही मोल्ड बनाने नहीं लग जाओगे आप, इसको आपको मॉडिफाई करने के लिए भी असिस्ट करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा सर आप इसको मॉडिफाई करो, तो सबसे बेस्ट काम रहेगा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास अगर ये वाला कंपोनेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा, बोले सर एक काम करो, इस कंपोनेंट में अगर ये वाला इतनी थिकनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो एक काम करो आप, एक काम क्या करो, इसको इस तरह से क्रिएट करो, इस तरह से बना दो, ऐसा करके बना दो इसको, मैं उनको ये कहूंगा, राइट। इसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये पोर्शन हटा दो, वॉल थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म, वॉल थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये सर, तो बेसिकली क्या है कि ये बहुत सारे वो होते हैं, मोल्डिंग डिफेक्ट होते हैं। ये मोल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पूरा एक लेक्चर है हमारा, जिसमें समझ में आएगा कि क्या क्या मोल्डिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द मोल्डिंग, आफ्टर द ट्रायल इनटू द कंपोनेंट, राइट।
चलो इतना समझ में आया जितना मैंने आज बताया आपको। प्लास्टिक मटेरियल के बारे में हम लोगों ने बात करी, डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेट, श्रिंकेज वैल्यू के बारे में बात करी, रिवाइज कर लेना आज का लेक्चर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक श्रिंकेज चार्ट के बारे में बात करी, डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में, है ना। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर द डिजाइनर टूल, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। और कोर और केविटी को समझा भाई, क्या और कोर और केविटी होता है, और थोड़ा मशीन को समझा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती है, राइट। चलो कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। क्वेश्चन आप लोग कल भी देख सकते हैं, बाकी चलिए पूछ लीजिए जल्दी से। हम्म हम्म गुड क्वेश्चन। देखो बेसिकली क्या होता है, ठंडी गर्मी और सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रहती है ना, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का भी अपना खुद का एक टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी ठंडी हो या गर्मी हो या कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर उसके इन्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, डोंट वरी। मशीन की कैपेसिटी वगैरह भी देखेंगे और सभी चीज़ देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 100 टन की मशीन रहेगी तो वो 100 ग्राम का कंपोनेंट भरेगी, ऐसा नहीं है, है ना। हम लोग समझेंगे अभी, हम लोग टनेज कैलकुलेशन भी निकालेंगे, कंपोनेंट के वेट के, कंपोनेंट का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है ना, जैसे ये कंपोनेंट है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ये वाला है। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया कैसे दिखेगा, ऐसा सर्कल दिखेगा। तो ये क्या है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया है। तो इसके प्रोजेक्टेड एरिया पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारे पास टनेज आएगा, है ना। ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं, अभी एकदम से हम लोगों को जंप नहीं मारना है भाई, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, मेरे हमेशा स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जैसे ये हमारी क्या है, एक स्टेयर है, क्या है हमारे पास, एक स्टेयर है ना। एक स्टेप बाय स्टेप चलो हमेशा, ठीक है। जैसे अभी क्या है, कई स्टूडेंट बोलेंगे, बोले कि सर मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं तो पहुंच जाता हूँ, मेरे घर की सीढ़ी ऐसी है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे ना, है ना। भाई दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलो। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या होता है कि हम लोग उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे, उस वे को, उस रास्ते को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, राइट। चलिए ओके, हाँ बताइए बताइए। चलिए समझ में आया इतना, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो कल के लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।